सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की समय लहर चल रही है। लहर इसलिए बोलेंगे कि पहले आजमगढ़ और रामपुर में लोकसभा के उपचुनाव, उसके बाद गोला गोकर्णनाथ में उपचुनाव, उसके बाद अब मुलायम सिंह यादव, समाजवादी पार्टी के पुरोधा और पूर्व रक्षा मंत्री, 4 बार के मुख्यमंत्री, उनके निधन के बाद खाली सीट यानी मैनपुरी पर लोकसभा उपचुनाव, और रामपुर में और खतौली में भी विधानसभा का उपचुनाव। अब चुनाव है तो यहां पर वादे भी होंगे, चर्चा भी होगी और साथ ही साथ होगा बयानबाजी का दौर। पर बयानबाजी का दौर तो एक भारतीय राजनीति की व्यवस्था बन चुकी है कि बयानबाजी जरूर होगी, और बयानबाजी भी ऐसी हो रही है आजकल कि जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र यानी भारतीय राजनीति यानी भारत, वो उस समय चर्चा बना हुआ है। अगर देश के बड़े बड़े बयानों की बात करें तो कहीं रावण, कहीं सूर्पनखा, कभी मौत का सौदागर, तमाम तरह के इस समय बयान चर्चा में है। संवैधानिक पद पर बैठे लोगों के लिए इस तरह के बयान गलत हैं। कभी चौकीदार चोर बोल दिया जाता है, तो तमाम तरह के बयान चर्चा बने रहते हैं। तो कुछ बयान ऐसे भी होते हैं जो सीधा सीधा सरकार बनाने का दावा कर देते हैं या सरकार बुलाने का न्योता ले लेते हैं। जी हाँ, बात कर रहे हैं अखिलेश यादव के बयानों को, जो सपा प्रमुख हैं, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, जो कि पहले भी एक बार केशव प्रसाद मौर्य, जो कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं, उनको न्योता दे चुके हैं कि आप 100 विधायक लेके आ जाइए, हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। ये उन्होंने न्योता दिया था उस समय की जाते जब रामपुर और आजमगढ़ में लोकसभा का उपचुनाव था। और फिर उन्होंने यही न्योता अब इस बार भी दे दिया है, जब वो उस समय लगातार मैनपुरी, रामपुर, खतौली में चुनावी दौरों पर हैं, चुनावी सभाओं पर हैं, और चुनावी सभाओं पर यहाँ बोलते हुए फुटबॉल, पेंडुलम जैसे तमाम बयानबाजी हुई। उसके बाद उन्होंने कहा कि इस बार उन्होंने जो अपना न्योता है वो दोनों डिप्टी सीएम को दे दिया है, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को भी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को भी। कहा है कि 100 विधायक लेके आ जाइए, हम आपको मुख्यमंत्री बना देते हैं, और वैसे भी आपकी चल नहीं रही है आपके विभाग में, आप लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं, आपको ऐसा विभाग दिया गया, यहाँ पर आपका बजट ही नहीं है। तो पहले सबसे पहले सुनते अखिलेश यादव के वो बयान जिस पर वो न्योता देते चले आ रहे हैं सरकार बनाने को लेकर। तो डिप्टी सीएम घूम रहे हैं, आपने देखा होगा, जगह जगह आ रहे हैं, वो कहते हैं हम लोग माफिया हैं, हम लोग अपराधी कहते हैं। वो दोनों इस चक्कर में कि कब मुख्यमंत्री बन जाए। मैंने पहले भी ऑफर दिया, मैं आदरणीय आजम खान साहब से कहता हूं कि रामपुर से भी ऑफर देके जा रहा हूं मैं, लाओ अपने 100 विधायक, हम 100 विधायक आपके साथ तैयार है, सरकार बना लो और मुख्यमंत्री बन जाओ। तो बयानबाजी की क्या कहें, यहाँ पर कभी सीओ साहब जिंदाबाद, एसपी जिंदाबाद, पुलिस जिंदाबाद के बयान भी चलते रहते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर जिस तरह से अखिलेश यादव ने न्योता दिया है कि आइए 100 विधायक लेके आपको मुख्यमंत्री बना देते हैं, तो इसके साथ साथ यहाँ पर दर्द आजम भी चल रहा है। और दर्द आजम जहाँ पर आजम खां रो रो कर आंसुओं के साथ अपनी दास्तां बता रहे हैं, तो वहीं आजम खां पर भी एक विद्वान ने अपनी राय बता दी है। और बयानों को सुनते हुए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लगातार हार से अखिलेश यादव जी बदहवास हो गए हैं और इसीलिए बहकी बहकी सी बातें कर रहे हैं। लोकतंत्र में जनता को यह अधिकार होता है कि जनता किस पार्टी को चुनाव जिताए और किसको मुख्यमंत्री बनाए। अखिलेश यादव अपनी पराजय को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं और इसीलिए आज उप मुख्यमंत्रियों के संदर्भ में इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, जिससे लगता है कि उन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। माननीय अखिलेश यादव जी ने जो ये कहा है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप अपनी पूरी पार्टी लेकर के बाबा के चरणों में आ जाइए, माननीय प्रधानमंत्री जी की शरण में आ जाइए और आपको माफ़ कर दिया जाएगा। आप माफ़ी मांग लीजिएगा, मैंने गलती की है, तो आपका परिवार शायद ये सीबीआई और जेल से बचा जा सके। एक एक आदमी को मेंबर, असेंबली का मेंबर, एमपी बनवाएं। अब वो इस दौर में से गुजर रहे हैं कि उनको सियासत से संन्यास लेना चाहिए और खुदा को याद करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो काम किए और जो कर गुजरे वो बहुत वक्त हो गया, अब उसकी दोहराने की जरूरत नहीं है। मगर उन्हीं के साथ साथ में मैं ये बात भी दोहराऊंगा कि आजम खां का जो पुराना तरीका है
कि जब वोटिंग होती है, वोटिंग से एक हफ्ता पहले वो रोने और गाने लगते हैं, आंसू पोंछने लगते हैं। तो अब ये पुराना तरीका खत्म हो गया। तो महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है, कौन रोता है, कौन नहीं रोता है, न्योतेबाजी चलती है कि नहीं चलती है, मानसिक संतुलन किसका खोता है नहीं खोता है, और जो बयानबाजी का दौर है, जो राजनीति की व्यवस्था है, उसमें चलता रहेगा। मैनपुरी, खतौली और रामपुर में जल्दी परिणाम भी आएंगे, उपचुनाव भी होना है, और जल्दी इसके परिणाम के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि यहाँ बयानबाजी हुई है, वादे हुए हैं, या पुश्तैनी परंपरा चलती रही है। इस चर्चा पे गेस्टों को जोड़ लें, तो उसके लिए हम आपको रूबरू करा दें। यहाँ पर नेता भाजपा से केसी जैन भाई अपना पक्ष रखेंगे, नेता सपा से मीसा अंजनी भाई अपना पक्ष रखेंगे, वेद प्रकाश मिश्रा भाई प्रवक्ता रालोट ग्रुप में पक्ष रखेंगे, पवन श्रीवास्तव भाई वरिष्ठ पत्रकार ग्रुप में पक्ष रखेंगे, और प्रवक्ता आपसे सैयद मोहम्मद तकी, फायर ब्रांड नेता हमारी पार्टी के, अपना पक्ष रखेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। केसी भाई मुस्कुरा दिए तकी भाई की बात से, फायर ब्रांड बोल दिया। क्या ठीक है। तो यहाँ पर किया जी है। जी, और तकी भाई हमारे मित्र है, अच्छा मित्र पहले है, किसी पार्टी में बात क्या, है, ठीक है, चलिए ऐसा होना भी चाहिए। तो उनको आपने जो जी। टाइटल दिया जी। वो हमारे लिए खुशी की बात है। अच्छा चलिए ठीक है भाई, फायर प्रवक्ता तो है भाई उनके, ठीक है भाई। तो केसी भाई यहाँ पर जिस तरह से बिल्कुल, न्योता बिल्कुल। मिल रहा है स्वीकार और यहाँ पर डिप्टी सीएम को न्योता दे रहे हैं, और दोनों डिप्टी सीएम को दे रहे हैं, जी, जी। पहले एक को दिया था, इस बार दोनों को दे दिया है। और जिस तरह से यहाँ पर जुगल किशोर प्रदेश प्रवक्ता है भाजपा के, उन्होंने कहा है कि बाबा की शरण में आ जाइए, पिरामरी शरण में आ जाइए, आपको माफ कर देंगे। कैसे देखिए गौरव जी, देखिए जब चुनाव आते हैं जी तो बहुत सारी टिप्पणियां, बहुत सारी चीजें होती हैं, जी लेकिन चुनाव आने का मतलब ये नहीं है, जी, और खास करके उपचुनाव में तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि वहां पे 1, 2, 4, 5 सीटों का मामला होता है। अच्छा कि आप ऐसे बयान दे दें जी, जो कि हमेशा के लिए एक तरीके से जनता के बीच में जब भी आप जाएंगे तो उन बयानों को दोहराया जाएगा, और उसके हिसाब से जी आपको कहीं ना कहीं एक कसौटी पे कसा जाएगा कि ये सोना असली है या नकली। अच्छा तो श्री अखिलेश यादव जी ने जी अपने नकली सोने होने की बात, जो विधानसभा के मुख्य चुनाव थे 2022 के, अच्छा, उसमें उन्होंने सिद्ध कर दिया। क्योंकि अगर असली सोना होते तो जनता की कसौटी पे जो अपने आप को कस रहे थे, तो वो उभर करके बाहर आते और उनकी सरकार बनी होती। अच्छा, लेकिन देखिए कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी 2017 से लेके 2022 तक मुख्यमंत्री रहे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। इसी तरीके से 2012 से लेकर के 2017 तक श्री अखिलेश यादव जी की सरकार रही। तो अखिलेश यादव जी ये कह रहे थे कि एंटी कैंपेंसी की वजह से हम चुनाव 2017 का हार गए। अच्छा, लेकिन जब 2017 से लेकर के 2022 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, और उसके बाद में 35 सालों के बाद अगर कोई पार्टी रिपीट की है जी तो भारतीय जनता पार्टी रिपीट की है। बिल्कुल, यानी कि जनता ने अखिलेश यादव जी को भी कसौटी पे कसा, और माननीय योगी आदित्यनाथ जी को भी कसौटी पे कसा। जी और जनता की कसौटी पे कौन खरा उतरा, उस पे जनता ने मोहर लगाई कि उसकी सरकार बना करके। ठीक है और मेन बात ये है कि जो आपने टिप्पणी की चर्चा की जी, कि अब वो कह रहे हैं दोनों डिप्टी सीएम हमारे पास आ जाए और उनको हम सीएम बना देंगे। चलिए अगर आ भी जाते हैं और आप बनाते भी हैं तो क्या 2 सीएम बनाएंगे आप क्या 2 सीएम बना देंगे क्या? और फिर आपका क्या होगा? आपका क्या होगा? श्री अखिलेश यादव जी का क्या होगा जी, तो वो अभी तो उनके अंदर इतनी छटपटाहट है। अच्छा, और एक मुख्यमंत्री को तो ले गए ये, अच्छा, एक डिप्टी सीएम को हमारे इसी तरीके से लालच दे करके समझा बुझा के ले गए, अच्छा, और उनकी राजनीति का बेड़ा गर्क कर दिया, उनकी अच्छा, राजनीति को खत्म कर दिया। अच्छा, मौर्य जी को लेकर के गए, अच्छा, मौर्य जी डिप्टी सीएम थे हमारे, अच्छा, कहा नहीं हमारी सरकार बनेगी, अब एंटी कैपेंसी खत्म हो गई है, और एंटी कैपेंसी भारतीय जनता पार्टी की है, आप आ जाइए और हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। अरे मुख्यमंत्री छोड़िए, विधायक तक नहीं बनने दिया, किसी लायक नहीं छोड़ा। और मायावती जी के साथ गठबंधन किया, वहां भी यही किया, कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, वहां भी किया, उनका भी सफाया कर दिया। अच्छा, प्रियंका जी अब तो 1-2 सीटों पे सब्र करनी पड़ रही है, 400 प्लस सीटों पे चुनाव लड़ रही है, और गठबंधन करके लोकसभा चुनाव लड़े मायावती जी के साथ, उनका सफाया हो गया। अच्छा,
विधानसभा चुनाव लड़े कांग्रेस के साथ, उनका सफाया कर दिया समाजवादी पार्टी ने। अच्छा। तो ये जो लालच और दिखा रहे हैं कि दोनों डिप्टी सीएम हमारे पास आ जाए, ये बिल्कुल हताशा और निराशा है। और अपनी पार्टी के विधायक को तो जिता नहीं पा रहे। अच्छा। अभी उपचुनाव हुए, अपनी सीट को तो बचा नहीं पाए। जिस सीट का परित्याग श्री अखिलेश यादव जी ने किया और अपने भाई धर्मेंद्र यादव को लड़ाया चुनाव, उस सीट को तो बचा नहीं पाए और बता रहे अब मुख्यमंत्री बना देंगे। अरे एक सांसद तो आप बना नहीं पा रहे और मुख्यमंत्री आप बना देंगे, क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, तो और जो इनके साथ गया, इनके साथ लालच में आकर के उसका क्या असर हुआ है? क्या किसी से छुपा हुआ है? तो बिल्कुल अखिलेश यादव जी इस समय कहीं ना कहीं जो है पॉलिटिकल प्रेशर में है और इस तरीके की बयानबाजी उनके मुंह से निकल रही है। अच्छा। और वो एक परिपक्व नेता है। अच्छा। उसके बाद में अगर इस तरह की बयानबाजी निकल रही है उनके मुंह से, तो आप सोच सकते हैं कि उनकी मानसिक स्थिति इस समय क्या है पार्टी को लेकर। ठीक ठीक है। मीसम भाई, ये लोग बोल रहे हैं मानसिक संतुलन खो चुका है, यहाँ पर लगातार जनसभाएं हो रही हैं, क्यों इस तरह की बात ये लोग कर रहे हैं कि, और इस तरह की बयानबाजी जरूरत क्या है कि किसी को न्योता देना है कि 100 विधायक लेके आ जाइए और आपको सीएम बना देंगे? कैसे देखते मीसम भाई? देखिए, मैं सुन रहा था केसी त्रिपाठी जी को, कि वो जिस तरह से बता रहे थे कि देखिए उसमें गलत नहीं है। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कोई बात, अच्छा, तो कुछ सोच समझ करके कहा होगा। जब आप पिछड़ों की राजनीति करते हो, पिछड़ों की बात करते हैं, और तो जब डिप्टी सीएम को आपने कार्ड का उल्लू बना के बिठा रखा है उत्तर प्रदेश में, अच्छा, जो सिंबल ऑफ आइकन बने हुए हैं पिछड़ों का, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको सम्मान देने की बात कही तो इसमें बुरी बात क्या है? इसमें इस तरह से मिर्ची लगना, इससे ये लगता है, जाहिर होता है इससे कि भारतीय जनता पार्टी की नीति कुछ और है, नियत कुछ और है। अच्छा। क्योंकि अगर डिप्टी सीएम उनको बना दिया जाएगा तो बाबा जी क्या करेंगे? तो फिर बाबा जी वापस मठ में चले जाएंगे। यार ये कौन सी और रही बात राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की, तो उनका एक अपना विजन है और उनका अपना एक बहुत अभी फ्यूचर है उत्तर की राजनीति और देश की राजनीति में। अच्छा। और हो सकता हो आगे जा करके हमारे देश के सशक्त प्रधानमंत्री बने। अच्छा। मगर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है, जिस तरह से भी आपने देखा कि गुजरात के अंदर जी एक एम्बुलेंस का स्क्रिप्ट तैयार किया जाता है। अच्छा। और ठीक प्रधानमंत्री जी के काफिले के टाइम पर उस एम्बुलेंस की एंट्री कराई जाती है। अच्छा। और वो एंट्री होती है और उसको पास कराया जाता है और बड़े बड़े चैनल, बड़ी बड़ी मीडिया उसका बखान शुरू कर देते हैं, जो कि गोदी मीडिया है। और वही उसी पैटर्न पर इनके भारतीय जनता पार्टी के नेता भी बखान शुरू कर देते हैं कि देश का प्रधान सेवक ऐसा हो। अच्छा। हर बार ये तय समय सीमा पर एम्बुलेंस का घुस करके आना, अच्छा, और अपने मियां मिट्टू बनना। तो आपको कहना है प्रायोजित है? आपको कहना है जो एम्बुलेंस वाला बात हुई ये प्रायोजित है? ये कतई सुनियोजित ढंग से किया गया। अच्छा। देखिए, आपने क्या किया है, प्रदेश में देश के अंदर धर्म का लवादा ओढ़ करके जिस तरह से छलने का काम आप लगातार कर रहे हैं, ठीक है, जनता आपको अभी पसंद कर रही है, आपके वादों पर भरोसा कर रही है। अच्छा। मगर जब जादू है इनका, त्रस्त हो जाएगी आपके वादों से, अच्छा, आपके नियम और नीतियों से, जी, तो वो बहुत दिन दूर नहीं है कि आपको पलट के उसका जवाब जरूर मिलेगा। ठीक है। क्योंकि आप चैनल खरीद सकते हैं, आप इंसान की आत्मता को नहीं खरीद सकते हैं। देखिए क्या हुआ, एनडीटीवी को आपने खरीद लिया, मगर क्या हुआ कि आपके मुंह के ऊपर एक तमाचा मारा रवि कुमार जी ने और इस्तीफा दे दिया। अच्छा। इससे काला दिन क्या होगा लोकतंत्र के और पत्रकारिता के इतिहास में? अच्छा। कि जब आपका सरकार, आपके लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला शुरू कर देंगे। आप पत्रकारिता के ऊपर उसको भी आप नहीं लेना चाहते हैं कि वो स्वतंत्र है, उसको भी खरीद ले रहे हैं। सब दुनिया में खरीदे जा रहे हैं। मीसम भाई, लोग दौलत वाले मीसम भाई, तो जितने भी बड़े बड़े ग्रुप है वो तो सब कॉर्पोरेट चला ही रहा है, उसमें नई बात क्या है? अगर एनडीटीवी को अडानी ने खरीद लिया तो कॉर्पोरेट ग्रुप चला, पत्रकार कौन चला रहा है?
जी कॉर्पोरेट जो चला रहे हैं मान्यवर, वही सरकार चला रहे हैं। हाँ, अच्छा वो सरकार चला रहा है। सरकार उन्हीं से कुछ ही है, उन्हीं कोई कमा करके जनता का पैसा लूट करके अपने बड़े उद्योगपतियों के पास सरकार जमा करा रही है। अच्छा, और इसीलिए समाजवादी नहीं, गौरव जी, समाजवादी गौरव पार्टी जी, ये के पूछिए लोग लगातार कि इस बात अखिलेश को यादव जी उठा को रहे हैं और अपने जनता को प्रत्याशियों पे जागरूक भरोसा करने नहीं का रह काम गया कर रहे क्या? हैं। जी लेकिन जो अफीम इन्होंने धर्म के नाम पर जनता को वो चढ़ा तो दी ठीक है मीसम भाई और जनता उस अफीम में सो रही है, जी। उसी को जगाने का काम हम लोग कर रहे हैं जी। कि जनता जाग जाए और इनकी अरे ये नीयत न्योता और से क्या नीतियों होगा? को समझ जाए। न्योता जनता जाएगी क्या? जनता को न्योता दे दीजिए फिर। पर इनको न्योता नहीं क्या मतलब है? हाँ, देखिए अभी ऐसा है कि उपचुनाव हो रहे हैं, अभी दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा, अच्छा, शुरुआत होना शुरू हो जाएगी, लोकसभा 2024 तक ये साफ हो जाएगी। हाँ, जिस तरह से अरे अभी तो उपचुनाव हुआ था, उसमें क्या हुआ था ये भी बता दीजिए ना। जैसे कि मैं बता रहा हूँ अरे बिशप भाई, अभी जो उपचुनाव हुए लोकसभा के रामपुर का और आजमगढ़ का, उसमें क्या हुआ? अहंकार में बसी हुई, अहंकार में डूबी हुई ये लीजिए, अब पार्टी, अहंकार आ गया। ये अपने भाजपा आप कोई अहंकार में नहीं राम जी के है, हाथों आप डिप्रेशन में हैं। श्री राम हम अहंकार में नहीं है। ये नाम किसी का जवाब लेता हूँ, डिप्रेशन में है। जवाब लेता हूँ। उन्हीं के ही हाथों इनका जो है वो कायाकल्प हो जाएगा अच्छा, और उन्हीं के हाथों ये गंगा में विसर्जित कर दी जाएगी। अच्छा तो आप लोग अगर न्योता दे रहे हो तो ये लोग कह रहे हैं आपका यानी अखिलेश यादव का मानसिक संतुलन खो चुका है, वो डिप्रेशन में चले गए, इस तरह बयानबाजी कर रहे हैं, उनको मैनपुरी में हार तय दिख रही है, इस तरह के लोग ट्वीट किया है। अब सही कहा है इन्होंने। जब हम पिछड़ों की बात करते हैं तो हाँ। इनको मानसिक संतुलन बिगड़े हुए लोग नजर आते हैं। अच्छा, अगर हमने एक पिछड़ी जाति से आए हुए केशव प्रसाद मौर्य जी, जबकि उन्होंने उनके अखिलेश यादव जी के पिताजी तक तो कहा था कि क्या आपने काम ये पिताजी के घर से तो करा, इतनी बुराई थी फिर मैं भी देखा विधानसभा में, फिर कहाँ है न्योता में तो दे रहा है भाई, जब इतना मन में इतनी टॉक हो चुकी थी जी, इतना हॉट टॉक संविधान में हो चुकी थी, उसके बावजूद भी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने उन सबको पीछे रख करके अच्छा बड़ा दिल दिखाया है कैसी भाई, उप मुख्यमंत्री को बड़ा दिल दिखाया है अखिलेश यादव जी, पागल हो गए। जी। तो हम पागल हैं, हम देखिए, देश के लिए, देखिए राज्य गौरव के जी, लिए, प्रदेश के लिए, एक देश की जनता के लिए, कहावत है, वैसे मुझे पिछड़ों के कहनी लिए, नहीं दबे चाहिए, पिछड़ों के लिए, और कमजोरों के लिए, इसको महिलाओं के लिए, मैं श्री हम अखिलेश यादव जी पागल पर ही बिल्कुल हैं। नहीं कह रहा हूँ, तभी मेरा ये लेकिन हाल हो रहा समाजवादी है। पार्टी पर और जरूर जो कह रहा दोनों हूँ, हाथों से खिसियानी लड्डू बिल्ली बटोर खब्बा रहे नोचे। हैं, वो इस वक्त चांदी तो के कुल चम्मच ठीक है, ठीक है। हर तरफ से जिस तरह हताशा से और ये निराशा है। क्या कहते हैं, ठीक है, खीर खा तो रहे ऐसे हैं, में तो हम ऐसे पागल ही में हैं। समाजवादी ठीक है, पार्टी ठीक है। हमें पागल ही समझिए। केवल और ठीक है, कैसे केवल मैं अभी जवाब भारतीय देता जनता हूँ। पार्टी के भरोसे अब है। अच्छा ठीक है, निशम भाई तो आप अपने बयान पर कायम हैं, यानी आपका कहना है कि अखिलेश यादव ने जो न्योता दिया ठीक दिया है, बिल्कुल सही दिया भाई, सही दिया है। उन्होंने समझ के कहा अगर वो आ जाए तो हाँ। आप ये भी देखेगा, अच्छा। देखिए ये भी प्रदेश देखेगा कि किस तरह पिछले को उठा कर एक सीट तो नहीं देंगे। आपने क्या हासिल किया? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मौर्य जी को ला करके उनका क्या हासिल किया? ठीक है, ठीक है, ठीक है, फाजिल ठीक है, अच्छी बात है, ठीक। हमारे साथ प्रवक्ता रालोट ग्रुप में यहाँ पर बीर प्रकाश मिश्रा जी हैं। मिश्रा जी बड़ी मेहनत चल रही है, इस समय देख रहा हूँ खतौली में और रामपुर में और मैनपुरी में बड़ी मेहनत चल रही है, खासतौर से खतौली में बड़ी इस समय जयंत चौधरी बड़ी मेहनत कर रहे हैं भाई, सब एक प्रत्याशी हैं मदन भैया, तो उस मेहनत को तो भाई अब क्या होने वाला है वो तो आने वाला वक्त बताएगा। पर जिस तरह से अखिलेश यादव ने बयान दिए हैं, कहें 100 विधायक लेके आ जाइए आपको सीएम बना देंगे, आप लोग इस बयान पर समर्थन करते हैं? समर्थन ठीक बयान दिया है? बिल्कुल हम समर्थन करते हैं। ठीक है, न्योता और आ गया, ठीक है, ठीक है, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हम तो उनके सहयोगी दल हैं। अच्छा, हम उनके बयान का समर्थन करते हैं। अच्छा ठीक है वो है, और बयान देने के लिए बयान किसी दूसरे के बयान को सुनने के पहले सत्ता पक्ष को अपने बयान का आत्मचिंतन करना चाहिए कि हम किस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं और इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप कौन सा बयान आने वाला है। अच्छा, तो जब आप बयानबाजी पहले शुरू करेंगे तो उसी प्रकार के बयान आपके सामने आएंगे और उसी तरीके की अरे उनको कौन न्योता दिया था भाई? और आपके मध्य होगी। उनको कौन न्योता दिया है कि आप 100 विधायक लेके आ जाइए? ये कैसी बात कर रहे हैं? अरे मैं गौरव भाई जी, आपसे कुछ छिपा नहीं है। अरे हमसे नहीं छिपा, वजह कई प्रदेशों में किस तरीके की खरीद फरोख्त करके भारतीय जनता पार्टी ने की वहां की सरकारों को तोड़ा और तोड़ करके अपनी सरकार बनाने का काम किया है। ये अखिलेश जी ने तो केवल इतनी सी बात कही है, उसपे इतनी हाय तौबा मची हुई है। उन्होंने तो कर दिखाया, मध्य प्रदेश में क्या किया, महाराष्ट्र में क्या किया, बिहार में चूक गए। तो ये हर जगह
अपनी हरकत से बाज नहीं आते, लेकिन अगर इनके यहाँ कोई तो मामला ये कर रहे हैं ना, आता आप थोड़ा कर रहे तब हो। इनको बड़ी जी। चिंता सताती। अरे हम कर कहाँ रहे हैं? हाँ। हमने तो केवल कहा है अच्छा कि आप आ जाइए। अच्छा। तो अगर उन्होंने जब कहा है अखिलेश जी ने, हाँ। तो उसका बाकायदा हम समर्थन करते हैं। चलो। और अगर आएंगे तो उनका जो निर्णय होगा उस निर्णय के साथ हम खड़े होंगे। सीएम नहीं उसमें कौन बनाएंगे सी क्या? खास बात है? सीएम नहीं बनाएंगे उनको? किसको? सीएम नहीं बनाएंगे केशव मौर्य को? आपने कहा है। अगर अखिलेश जी ने कहा है तो निश्चित रूप से बनाएंगे। चल ठीक है ठीक है ठीक है। हमारे साथ निश्चित रूप से बनाएंगे। ठीक है हमारे साथ प्रवक्ता आपके रूप में सैयद मोहम्मद तकी भाई कैसे बोल देखते हैं बयानों को? चर्चा बनी हुई बयान भाई, इस समय कभी पेंडुलम है, कभी फुटबॉल है, तो अब इस समय की न्योता हो रहा है कि आइए विधायक लेके आइए और सरकार बनाइए, आपको सीएम बना देंगे। देखिए, मुझे बड़ा दुख होता है कि जिस समय चुनाव हो रहा है उस समय तो कम से कम जनता की बात कर ली जाए। अच्छा। जनता को अपनी उपलब्धियां बताई जाए और जनता के दुख दर्द की बात की जाए। हाँ। अभी आपने देखा मोरबी में कितना बड़ा हादसा हुआ। अरे गुजरात कहाँ चलेगा? उत्तर में बात 135 करिए। लोगों की डेथ हो गई, गुजरात में 100 लोगों की डेथ हो गई। अच्छा। आए दिन पूरे प्रदेश में, पूरे देश में हादसे हो रहे हैं। लेकिन जब चुनाव का दौर होता है तो उसकी प्रॉब्लम के बारे में बात नहीं की जाती, उस समस्या के बारे में बात नहीं की अच्छा, जाती। ठीक है। बयानों का दौर शुरू हो जाता है और जिन बयानों को जनता से कोई लेना देना नहीं है। अब बताइए, इस पे 100 विधायक आ जाएंगे या हो जाएंगे, उसमें जनता का क्या फायदा आ जाएगा? जनता बेचारी अपनी बिजली का महंगा बिल दे रही है, उससे परेशान है। पेट्रोल महंगा हो रहा है, उससे परेशान है। बच्चों की फीस बढ़ रही है, फिर आ गया रेगुलेशन कि नेक्स्ट सीजन में बच्चों की फीस भी बढ़ जाएगी, उससे जनता परेशान है। तो जनता तो अपने पेट काट के, अपने पेट को पत्थरों से भर के जैसे जैसे जिंदगी गुजार रही है अपनी, और उम्मीद कर रही है कब इससे, इस पीड़ा से निजात मिलेगी, कब इस दलदल से हम बाहर आएंगे। और लगातार यही होता चला आ रहा है। रही बात अखिलेश यादव जी की बयान की, तो अखिलेश यादव जी ने इस बयान में कर देखिए, ज्यादा मैं आकलन पढ़ रहा हूँ, इस तरह से उन्होंने उप मुख्यमंत्री जी का जो है वो मजाक उड़ाया, परिहास उड़ाया है। अच्छा। कि वो तो खुद तो सीट हार गए। अच्छा। और उप मुख्यमंत्री का झुंझुना लिए टहल रहे। अच्छा। अगर वो लायक होते तो उप मुख्यमंत्री क्यों बनते? अच्छा। वो मुख्यमंत्री बनते। तो उन्होंने कहा है अगर तुम्हें 100 विधायक लाने की हैसियत है तुम्हारे अंदर तो बन जाओ मुख्यमंत्री। अच्छा। तो उनकी बेचारे को झुंझुना पकड़ा दिया गया, मुख्यमंत्री का उसी में खुश है वो। अरे क्या झुंझुना पकड़ा दिया? डिप्टी सीएम है भाई। अरे डिप्टी सीएम झुंझुना ही होता है। अच्छा। उनको पकड़ा दिया गया। क्या उन्होंने, आप बताइए, आज तक केशव प्रसाद मौर्य ने क्या योजना बनाई उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए? अच्छा। कौन सा महत्वपूर्ण निर्णय लिया जिससे उत्तर प्रदेश के लोगों की जिंदगी पे असर पड़ गया? 6 महीने तो हुए हैं अभी। अरे बने तो वो हुए हैं। अच्छा। लेकिन जनता भी तो बन रही है, उस चक्कर में जनता क्या फायदा हो रहा है? अच्छा। तो हम जब चुनाव आता है, योगी जी कहते हैं 26 करोड़ की आबादी, 26 करोड़ की आबादी। अरे 26 करोड़ की आबादी के लिए बात करिए। आज भी उत्तर प्रदेश से नौजवान युवा उत्तर प्रदेश से निकल के गुजरात में, आपके दिल्ली में, महाराष्ट्र में, पंजाब में लेबर का काम कर रहे हैं, मजदूरी काम कर रहे हैं। अच्छा। उनको यहाँ नौकरियां नहीं मिल रही। आपने पिछली बार जो इन्वेस्टमेंट समिट किया था, इसमें एमयू साइन किया था 1000 करोड़ रुपए के, कहाँ फैक्ट्रियां लग गई? दिखाइए मुझे आप। उत्तर प्रदेश में किस शहर में, किस जिले के अंदर फैक्ट्रियां लग गई जिसमें युवाओं को नौकरियां मिल गई? दिखाइए हमें आप। चलो किसी ने और दिन सारी परियोजनाएं पेपर के ऊपर, इश्तिहारों में, अखबारों में, चमकीले पेपरों में, मुस्कुराते हुए चेहरों पे, लेकिन जमीन पे, धरातल पे साहब कुछ भी नहीं दिख रहा है। अखिलेश यादव के बयान का समर्थन करते कि नहीं करते? अरे अखिलेश यादव जी का बयान उनका बयान है। और उनका समर्थन करने के लिए मीसम जैदी साहब बैठे हुए हैं यहाँ पे, और वेद प्रकाश मिश्रा जी बैठे हुए हैं। दो लोग समर्थन कर रहे हैं। अब मैं क्या समर्थन करूँ उसको? मैं तो कह रहा हूँ जनता की बात कर लो। अच्छा। जनता परेशान है, कहाँ जाए, किस दर पे जाए? अच्छा ठीक है। वो तो ना भाजपा के दर पे कुछ को मिल रहा है, ना समाजवादी पार्टी के दर पे कुछ को मिल रहा है। कौन देगा? दोनों के बीच में परेशान है। कौन देगा? और जनता मांग रही परिवर्तन, इसीलिए अच्छा बदलाव जा रही है। और गुजरात में हो रहा है महापरिवर्तन। अच्छा। और दिल्ली में चुनाव में हो रहा है महापरिवर्तन। बदलाव हो रहा है एमसीडी में भी। और इस बदलाव की लहर उत्तर प्रदेश की तरफ भी आएगी। कब आएगी? समय का है, बस आप देखिए नगर निगम चुनाव आ रहा है, उसके बाद भी चुनाव आएगा विधायकी का। 27 में उसके आप देखिएगा वक्त लगता है भाई। भगवान कृष्ण जी ने भी कहा कि वक्त लगता है, भगवान जी में वक्त समय लगता है। धैर्य रखो, धीरज रखो। तो धैर्य रखे, धीरज रखे। हम तो भगवान कृष्ण दिल्ली में तो बहुत जल्दी आ गए थे आप, यूपी में नहीं आ पाए। क्या छोड़िए। अरे यूपी बहुत बड़ा है। यूपी में हम लोगों के दिलों में पहुंच गए। चलिए मान लिया ना यूपी बड़ा है। यूपी के लोगों के दिलों में हम पहुंच गए हैं, उन तक पहुंच गए हैं। अब उंगली तक पहुंचना है, बटन बस उंगली तक पहुंचना है, और वो भी बहुत जल्दी पहुंचेंगे। चल ठीक है। आपकी मनोकामना हम अतिशीघ्र पूरी करेंगे। ठीक है। और जनता की मनोकामना भी। पवन जी, बेहतर मूल्यांकन आपसे बेहतर कौन करेगा? इस वजह से बयानबाजी चल रही है, ठीक है, आरोप प्रत्यारोप के दौर अपनी बात है, पर इस तरह से बयान कि 100 विधायक लेके आ जाइए, पहले भी इस तरह बयान दिए हैं सपा प्रमुख, कैसे लिखते हैं बयानबाजी को? गौरव जी जी, ये साफ तौर पे जी झुंझलाहट जिसे कहा जाता है। अच्छा।
कि सामने बढ़िया सा मिष्ठान रखा हो, अच्छा बेसन के लड्डू रखे हो सामने, सबको अच्छा लगता है जी, लेकिन अगर आपको शुगर है हाई लेवल पे अच्छा तो आप खा नहीं सकते हैं। तो ये झुंझलाहट है अखिलेश यादव जी की, ये कहीं ना कहीं इनके मन में जैसे भी है वो हर प्रयास कर रहे हैं। यही प्रयास अगर अपने वो कार्यकर्ताओं के लिए करें, जो उनके यहाँ कार्यकर्ता हैं, जो उनके यहाँ जो उनसे काम कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लिए काम करें, तो उनको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन ये ऐसे बड़े बड़े नेता हैं जिनको हमें लग रहा है बहुत कुछ अभी सीखने की आवश्यकता है माननीय अखिलेश यादव जी को, क्योंकि वो केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर अटैक कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, केशव प्रसाद मौर्य ना तो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं और ना ही दारा सिंह चौहान है, ठीक है। वो संगठन से निकला हुआ व्यक्ति है और ऊंची हस्ती है, बहुत ऊंची हस्ती है। वो अगर डिप्टी सीएम नहीं, अगर उनको बूथ का अध्यक्ष बना दिया जाए तो वो बंदा भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ेगा। ये होता है संगठन के प्रति वफादार, समझेगा। इसको सीखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी संगठन में किस स्तर से मजबूत करती है, कैसे जोड़ती, कैसे काम कराती है। ये अखिलेश यादव जी को सीखना होगा। ये सब बहुत हल्की बातें कर रहे हैं। जैसे दिनेश शर्मा जी की बात करें, वो भी संगठन के व्यक्ति हैं, जो संगठन से लोग आए हुए हैं उनको तोड़ लेंगे। 100 विधायक हैं, तोड़ किन्नी की बात कर रहे हैं और डिप्टी सीएम और सीएम की बनाने की बात कर रहे हैं। उनको अखिलेश यादव जी को विचार करना चाहिए कि जो मेहनत ये अनगरल इधर लगा रहे हैं, अपना दिमाग खर्च कर रहे हैं, वो राजनीति के क्षेत्र में जनपद स्तरीय दौड़ा करें इस उपचुनाव के बाद में, और बूथ स्तर पे अपना बूथ मजबूत करें। जितने इनके यहाँ कार्यकर्ता उनके साथ बैठक करें, जो भी कुछ करें उनके साथ मिलें। ये ना हो कि मुलाकात ही बंद कर दें। अच्छा, ये सब करना होगा अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव को वो करना होगा जो आज इन्होंने किया है शिवपाल सिंह यादव के साथ। अच्छा। आज मैनपुरी की सीट ये मान के चलिए कि डिंपल यादव जीत रही हैं। अच्छा। मैनपुरी की सीट, इसके पीछे कारण केवल शिवपाल यादव हैं। चलिए, इसी मंच पे हमने यहीं पे बताया था कि अगर शिवपाल यादव को मना लेंगे, मनाए किस तरह से सब जानते हैं, सब जग जाहिर है। 5 सीटों पे इनका तालमेल हुआ है लोकसभा सदस्य के लिए। अच्छा। उस सीटों पे तब ये शिवपाल सिंह यादव आए हैं, लेकिन अखिलेश यादव हैं, वो आज कहें कल क्या करें कुछ पता नहीं है। लेकिन इसके बाद जो 2 सीटें उपचुनाव के हैं वो भारतीय जनता पार्टी लेके आ रही है, इसको भी नकारा नहीं जा सकता है। इस बीच में आम आदमी जो पार्टी उत्तर प्रदेश में मेहनत कर रही है, उसका बेनिफिट आम आदमी पार्टी को मिलेगा, और इसका जीता जागता उदाहरण आपको गुजरात में दिखाई पड़ेगा। गुजरात में दिखाई पड़ेगा, भले ही वो 5 सीटें 6 सीटें लेके आए, बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। अच्छा, बहुत बड़ी चीज हो जाएगी, समझिएगा। दिल्ली की अगर आप बात करिएगा, दिल्ली की बात करिएगा, चुनाव आने वाला है, वहां पे एक तरफा राज करेगी फिर। अच्छा, आम आदमी पार्टी मेहनत कर रहे हैं जमीनी स्तर पे। वो चीजें अखिलेश यादव को भी सीखना होगा, वही चीज बहन मायावती जी को भी सीखना होगा। केवल ट्विटर गेम से, ट्वीट करने से कुछ नहीं होने वाला है। आप कार्यकर्ताओं के लिए खड़े रहिए, आप आगे बढ़िए, भारतीय जनता पार्टी से सीखिए संगठन के लिए कैसे काम करते हैं, कैसे काम किया जाता है। पवन जी, एक सवाल रहेगा आपने कहा अखिलेश यादव क्या करेंगे, कोई संशय है क्या, चाचा को फिर छोड़ देंगे क्या? अखिलेश यादव आज पहली बार किए हैं क्या? अच्छा, अखिलेश यादव जी शिवपाल जी के साथ मिलने के बाद समझौता किए 2022 से पहले चुनाव में। अच्छा। और एकमात्र सीट शिवपाल जी को दिया उन्होंने, जसवंत नगर। अच्छा। वो बंदा शिवपाल यादव वहां से निर्दल खड़ा हो जाए, चुनाव जीत जाएगा। ये अखिलेश यादव जी ने अच्छा किया। तो शिवपाल जी के साथ फिर कुछ हो सकता है। अच्छा। ये भी निश्चित है। अखिलेश यादव जी की जो आदत है वो जग जाहिर हो चुकी है, और राजनीति के अनभिज्ञ खिलाड़ी हैं वो। अच्छा, वो हमारे सपा के प्रवक्ता है, बुरा मानेंगे ठीक है, लेकिन ये खुद जान ले, प्रवक्ता महोदय जो बैठे हैं, इन लोगों को भी समय नहीं देते हैं। अच्छा, अपने संगठन में अपने मेहनत करें, अपने कार्यकर्ताओं के लिए मेहनत करें। जो मुलायम सिंह, स्वर्गीय मुलायम सिंह की जो पहचान थी, उसमें अपने हृदय के अंदर बसाए अखिलेश यादव, तो भी समाजवादी पार्टी आगे बढ़े, कोई दो राय नहीं है। ठीक। मिजम भाई, पवन जी की बात आपने सुनी, कहा अनभिज्ञ खिलाड़ी है, और अभी भी संशय उनको है कि चाचा को रखेंगे नहीं रखेंगे। मिजम भाई बताइए। पवन जी एक वरिष्ठ पत्रकार जी, उनका सुझाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश है, 25-30 करोड़ की आबादी है। अच्छा।
इस आबादी में अब एक एक घर में जाकर के अखिलेश यादव जी अपने बारे में, अपनी पार्टियों की नीति के बारे में एक एक तो आश्वासित कर नहीं सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। जो वो पार्टी के लिए कर रहे हैं और जिस तरह से हमारी पार्टी ने इस बार जीत न मिल पाने का अफसोस नहीं है, जितना हमें इस बात का गर्व है कि हम पिछली बार के परसेंटेज से भी ज्यादा परसेंटेज इस बार लेकर के आए। और वो नहीं नकारा जा सकता है कि वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की ही देन है। इसको भी पवन जी को ये ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आज की डेट में हम विपक्ष में इतनी मजबूत पार्टी पर बैठे हैं, जहां पर बहुजन समाज पार्टी का जनाधार खत्म हो गया, हाशिए पर आ गई, कांग्रेस का भी एकदम कहीं पता नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर, उस प्रदेश के अंदर अगर हमने यहाँ पर झूठ से अगर हम हार गए तो इसका भी सम्मान पवन जी को करना चाहिए। अच्छा। कि झूठ से, फरेब से, मक्कारी का जो जाल बिछाया गया उत्तर प्रदेश में, अच्छा। जो लोकतंत्र को धर्म के कलावे से बांधा गया, अगर उस बीच में अगर हम हार भी गए हैं तो हमें हार स्वीकार है। और अगर इतना ही संगठन पर भाजपा को अपने गर्व था पवन जी, तो इतने सालों से भाजपा भी आपको याद होना चाहिए कि नदारत रही है प्रदेश के अंदर। तो जनता ने इस बार उनके लुभाने वादों में आकर के उनको दोबारा चुना है, क्योंकि यही वो हाहाकार करते थे कि अभी मेरे पास समय कितना हुआ है, अभी मुझे और समय दीजिए, अभी मुझे स्मार्ट सिटी बनानी है, अभी मुझे बुलेट ट्रेन चलानी है, अभी चप्पलें पहना करके मुझे हवाई जहाज पर सफर कराना है, अभी सबके खाते में 15-15 लाख रुपया लाना है। तो जनता ने एक मौका और दे दिया है। अब 2024 से इनकी हैसियत पवन जी आपको पता लग जाएगी। हमारा नंबर ले लीजिएगा, आप बैठे हैं स्टूडियो में हमारे गौरव भाई से, और ताकि हम लोग एक दूसरे को मिठाई खिला देंगे आकर के, या तो हम आपसे खा लेंगे या आप हमसे आकर के खा लीजिएगा। पवन जी, किसी का जीत जाना इसका मतलब ये नहीं हो गया है कि किसी की राजनीतिक करियर को और किसी की आप उसके कैलिबर को आप नकार दें, ऐसा नहीं है। हमने मेहनत की है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी मेहनत की है। थोड़े बहुत वैचारिक विवाद मतभेद रहते हैं, पारिवारिक हर जगह रहते हैं। अगर वो हो गया तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि सब कुछ समाप्त हो जाएगा। और गौरव जी, एक बात और, ये पवन जी से मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, ये भाजपा को भी नसीहत देते हैं कि जब कोई आदमी इनके फेवर में काम कर रहा होता है, तब इनकी बोतल का जिन बोतल में कैद रहता है, और जब इनको लगता है कि ये हमारे लिए नुकसान करेगा और इनकी पार्टी का नुकसान हो रहा है, तो ये जिन को निकालते हैं, जो जिन इनका सीबीआई है, ईडी है, आईटी है, लॉ है, और वो निकाल के जांच का काम शुरू करते हैं। पवन जी, डराने का काम जो कर रहे हैं, खरीद फरोख्त का काम जो कर रहे हैं, पवन जी, इसके ऊपर भी 2 शब्द बोल दीजिए तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। मेसम भाई, आज उत्तर प्रदेश में हम आपके दोनों सवालों का जवाब देंगे। आज उत्तर प्रदेश में नो डाउट विकास हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी चरम पे है। अरे पवन जी, विकास तो एक तरफ हो रहा है। अरे मेसम भाई सुनिएगा, अब आप सुनिएगा। उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा है, नो डाउट क्षेत्र का विकास हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, लेकिन आज बेरोजगारी और महंगाई अपने चरम सीमा पे है। इसके लिए समाजवादी पार्टी, आज हमारे मुख्य विपक्ष के लोग हैं, सड़क पे नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, समझिएगा, सड़क पे नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। आज ये मैनपुरी में चुनाव चल रहा है, उपचुनाव चल रहा है। उपचुनाव जरूरी नहीं है, शिक्षा जरूरी है। वहां के जनपद के विद्यालय को बंद कर दिया गया है। ऐसी क्या जरूरी थी उपचुनाव का? आप इसके लिए आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? भूल गए होंगे आप, वहां पे आवाज नहीं उठाएंगे आप जी। आपने अभी सीबीआई सुनिए, अभी आपने सीबीआई की बात की है, किसने बंद कर दिया है? सरकार तो बीजेपी की है। तो आप विपक्ष में है ना, आप तो विपक्ष में है नहीं, आप विपक्ष में है नहीं है, आप विपक्ष में, आपकी भूमिका होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। नहीं तो ये अच्छा, हम बता रहे हैं अभी आपको, आप सुनिएगा। मीसम भाई सुन लीजिए, सवाल है वो सब हमसे है, पक्ष से कोई सवाल नहीं। नहीं बिल्कुल सुनिए मीसम भाई, सुनिए। आप जो है ये बताइए, सौतेला व्यवहार करना चाह रहे हैं आप? नहीं, हम यहाँ पे आपने कमाल कर दिया। मेरा सवाल केवल आपसे नहीं है, मेरा सवाल केवल आपसे नहीं है, यहाँ पे भाजपा के प्रवक्ता है, उनसे भी है, पूरी बात समझिएगा। हम आपके सवाल नहीं, आपसे इसलिए है क्योंकि आप विपक्ष के नेता हैं। नहीं देखिए, आप विपक्ष के नेता, एक ट्वीट होना चाहिए, आज एक ट्वीट होना चाहिए, हम लोग को बोलने का अवसर मिले,
कि भाई ये ऐसे क्या हो सकता है कि प्रचार की वहां पे कि आप वहां के विद्यालय बंद कर दीजिए। आपने सीबीआई की बात की, ईडी की बात की, बात को संज्ञान में लूंगा और मैं अब क्या हुआ, तो बंदी हो गए। अब सुनिए मीसम भाई, मीसम भाई दूसरी बात हम कह रहेंगे, आपने भी सीबीआई और ईडी की बात की है, आपने जिन की बात की है, वो जिन आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर पड़ी, काहे नहीं निकला कुछ वहां पे जी, वहां पे क्यों नहीं निकला? अगर आप पाक साफ हैं डर के सर तो कुछ भी कर लें जी। हमारे यहाँ बहुत सारे 2-4 हमारे मित्र हैं पत्रकार बंधु में, सबको जानते होंगे आप जी, बहुत ईडी का छापा पड़ गया, काहे नहीं निकला जी? हमारे यहाँ वरिष्ठ पत्रकार जो हैं ब्रिजेश मिश्रा जी हैं, संजय शर्मा जी, बहुत सारे लोग हैं, ईडी का छापा पड़ा, काहे नहीं कुछ निकला? निकलता ऐसे नहीं, कुछ रहेगा तभी निकलेगा, ये सच्चाई है, इसको भी एक्सेप्ट तो यानी कि पवन जी इनको परेशान करने का अधिकार है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। अगर अहंकार पालेंगे, अगर अहंकार पालेंगे तो चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहन मायावती जी की पार्टी हो, चाहे फिर भारतीय जनता पार्टी हो, सबको आना है, सबको जाना है जी। ये निश्चित है, जनता को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है, न ही जनता से छलावा किया जा सकता है। ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल सही है, मैं आपका समर्थन करता हूं। केसी भाई आपको आवाज आ रही मेरी? केसी भाई कोमा में चले गए। अरे कोई ऐसी बात क्यों बोल रहे हैं भाई, क्यों कोमा में जाएंगे भाई, इस तरह की बातबाजी? केसी भाई कोमा में चले गए हैं क्योंकि मसला ये है कि अब सच को कहां तक छुपाएंगे। बोलिए केसी भाई, बोलिए। गौरव जी हमारी आवाज मिल रही है आपको? जी मिल रही, बोलिए। जी देखिए गौरव जी, अभी समाजवादी पार्टी के साथी कह रहे थे जी कि लोकतंत्र खतरे में है, ईडी का छापा है, ये है वो है, तमाम सारी बातें वो बोल रहे थे जी। लेकिन जब ये चुनाव जीत जाते हैं तब कोई लगता है कि लोकतंत्र खतरे में नहीं है जी, तब वही ईवीएम मशीन ठीक हो जाती है जी, तब लोकतंत्र बहाल हो जाता है। अच्छा। लेकिन जब ये चुनाव हार जाते हैं तब ईवीएम मशीन खराब हो जाएगी, ईडी को याद आएगा, सीबीआई की डर से इनको याद आएगा कि इनके पार्टी के लोग चुनाव लड़ना छोड़ दिए। दरअसल ये जिस प्रकार से बात कर रहे हैं कि अगर दोनों मुख्यमंत्री हमारे पास आ जाए हम उनको मुख्यमंत्री बना देंगे, लेकिन शिवपाल जी के साथ इन्होंने क्या किया? अभी आदरणीय पवन जी ने जो सवाल उठाया, अभी जब इन्होंने सशर्त शिवपाल जी को अपनी पार्टी में शामिल किया, समाजवादी पार्टी में, और उसके बाद में सिर्फ एक सीट दी, उसके बाद में जब मीटिंगें हुई, जब बैठक हुई, कहीं पे भी उनको नहीं याद किया गया और उन्होंने खुले मन से कहा कि मुझे लगातार अपमानित किया जा रहा है। उपचुनाव में उन्होंने एक बात कही, रामपुर के चुनाव में और आजमगढ़ के चुनाव में, कि श्री अखिलेश यादव जी को प्रचार करने निकलना चाहिए था। तब कहा कि नहीं, आपके लिए बाहर का रास्ता खुला हुआ है, आप जा सकते हैं और आपको सलाह देने की आवश्यकता नहीं। पारिवारिक बात होगी, पारिवारिक बात है। राजभर जी को और शिवपाल जी को उन्होंने बाहर कर दिया। तो जब अपने चाचा को नहीं बचा पा रहे हैं, अपर्णा यादव जी को नहीं बचा पा रहे हैं, इनकी पार्टी के ही कितने सारे लोग पार्टी छोड़ के आ रहे हैं, उनको तो रोक नहीं पा रहे। वो चौक बाजपेयी हो, चाहे बुक्कल नवाब हो, चाहे सरोजनी अग्रवाल हो, चाहे संजय सेठ हो, तमाम सारे ऐसे लोग, यहाँ तक कि पूर्व प्रधानमंत्री जी के बेटे नीरज शेखर जी, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। उन्होंने अपने लोगों को तो बचा नहीं पा रहे, रोक नहीं पा रहे और बातें कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी मेरे साथ आ जाए तो हम मुख्यमंत्री बना देंगे। अरे जो मुख्यमंत्री है उसको आप क्या मुख्यमंत्री बनाएंगे? जो आपके साथ थे, आपके चाचा जिन्होंने संघर्ष करके पार्टी को लाके यहाँ तक खड़ा किया, उनको आपने प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया। यहाँ तक कि जो जूता पहचान हुई उसको मीडिया ने भी देखा, सारे चैनलों ने भी दिखाया और मंच पे क्या क्या कुछ हुआ और जनता ने भी देखा। यही कारण रहा कि 2017 का इलेक्शन समाजवादी पार्टी हार गई। तो पहले अपने घर को मजबूत कर ले, अपने घर को मजबूत कर ले, अपने लोगों को कम से कम सहज के संभाल के रखना सीख ले, उसके बाद में कोई बात करे ना। ठीक है, प्रवक्ता राहुल बोल रहे थे, वो भी समर्थन कर रहे हैं सपा का इस बयानों के लिए, इन पे क्या बोलेंगे आप? नहीं देखिए, वो रालोद चूंकि उन्हीं के साथ का गठबंधन है, तो चाहे रालोद हो या समाजवादी पार्टी हो, उनको तो समर्थन करना उनकी मजबूरी है। लेकिन आप ये देखिए कि जो अपने घर के लोगों को संभाल के नहीं रख पा रहे हैं, वो दूसरे को क्या संभाल के रखेंगे? और साथ ही साथ
मौर्य जी को ला करके उनका क्या असर किया, अच्छा। ये भी सबने देख लिया है। और इस तरीके से जो इनका काम होना चाहिए अपनी पार्टी को मजबूत करना, अब ये हताशा और निराशा नहीं तो क्या है अच्छा। कि दूसरी पार्टी से विधायक आ जाए और दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होकर के कहीं भारतीय जनता पार्टी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग। किसी तरीके से समाजवादी पार्टी में भाजपा के लोग टूट करके आ जाए तो शायद कुछ कल्याण हो जाए, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लोगों ने इतना घोटाला किया है, इतना जनता के साथ अन्याय किया है, इतना जमीनें कब्जा की है, इतना लोगों को त्रस्त किया है कि इनको अपनी पार्टी के विधायकों पे अब भरोसा श्री अखिलेश यादव जी को नहीं रहा, जो कभी जीत नहीं सकते हैं। इसलिए ये जो है ऑफर दे रहे हैं कि किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग आ जाए तो शायद कहीं पुनर्जीवित हो जाए समाजवादी पार्टी, नहीं तो अगले 20-25 साल तक समाजवादी पार्टी का जो सूर्यास्त हो गया है दोबारा उगने वाला नहीं है। ठीक है भीषम भाई, 20 साल तक नहीं उगने वाले हैं आप, कैसे भाई बोल रहे हैं? ये हम नहीं बोल रहे, कैसी भाई? तो अखिलेश यादव जी का बयान स्वयं कह रहा है ना भीषम भाई, अखिलेश यादव जी का बयान स्वयं कह रहा है। भीषम भाई, अखिलेश यादव को बयान बोल रहा है कि 20 साल तक नहीं आने वाले हैं, सूर्यास्त हो चुका समाजवादी पार्टी का। नहीं तो वो तो पता लग ही रहा है कि देखिए इनका चेहरा उसी समय जो है उजागर हो गया था जब शिवपाल यादव जी से अनबन हुई थी, तब इन्होंने मार मक्खन लगा करके मार चढ़ा करके आपने देखा किस तरह से जो है वो हाथ तापने का काम किया था और आग में घी डालने का काम किया था। और जैसे ही देखा इन्होंने कि चाचा और भतीजे का प्यार बढ़ गया और एक साथ हो गए हैं, तो अब इन्होंने उनमें कीड़े निकालना शुरू कर दिए, उनकी जांचें शुरू कर दी हैं, उनसे सिक्योरिटी लेना शुरू कर दिया है, उनसे कार्यालय खाली कराना शुरू कर दिया, सिर्फ इसी बात पर। तब तक इनको जांच नहीं दिख रही थी। अब जैसे ही देखा कि हमारे खिलाफ है तो इन्होंने क्या किया कि अब बस नहीं बिल्डोजर चला दें, भी कहिए कुछ दिन बाद घर में सब घर गिरा दें, सबको जेल भेज दें, सब बिल्कुल तबाह बर्बाद करने पर उतर जाते हैं। तो जिसकी बदले की भावना बन जाए, राजनीति जो है वो एक हथियार बन जाए और दुश्मनी पर उतर जाए, तो मुझे लगता है कि न तो वहां पर विपक्ष महफूज रहेगा, न प्रदेश की जनता महफूज रहेगी। और बहुत जल्द मैं बता रहा हूं गौरव भाई के बदलाव की बहुत जरूरत है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो बता ही रहते हैं, और इसको बदल ही जाना चाहिए, क्योंकि जिस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आप भाषा शैली देखिए, जब उनके किसी विधायक को सजा होती है तो कहते हैं कि वो महिलाओं की और बच्चों की लड़ाई लड़ रहे थे, और अगर विपक्ष में किसी विधायक को सजा हो जाती है तो बताते हैं कि ये उनका कर्म था, ये कुछ कर उनके कार्य थे इस तरह के किए हुए। तो ये सजा को भी किस तरह से डिफाइन करते हैं। और अभी गए थे, आपने देखा खतौली में जाकर के वोट मांग रहे थे, तो इन्होंने अपने कोई भी 5 साल में बीते हुए और साल भर होने को आ रहा है, अभी अब 6 महीने 7 महीने हो गए हैं सरकार बने, इन्होंने अपने किसी कार्यों का कोई जो है वो देखा जाए तो बयान नहीं किया। और इन्होंने आते ही वहां पर हिंदू मुसलमान मुजफ्फरनगर के दंगों की, झगड़ों की इन्होंने बातें शुरू कर दी। तो अगर इतना ही दम है आपके विकास में और आपके पार्टी में और आपके लोगों में, तो आप कहीं ना कहीं पार्टी की जो आपने वादे किए हैं उनका भी तो कहीं ना कहीं बयान करिए, उनको भी पूरा करने की कहीं ना कहीं बात करिए। देश की महंगाई, शिक्षा पर भी बात करिए, महिलाओं पर भी बात करिए। मगर आपको मुद्दा चाहिए है महिलाओं का, मगर महिला चाहिए श्रद्धा और मारने वाला चाहिए है मुसलमान। इनको वो महिलाओं का मुद्दा नहीं चाहिए है कि जो इनकी पुलिस महिलाओं को लाठियों और डंडों से मारने का काम करती है, इनके नेता साड़ी खींचने का काम करते हैं, वो इनको मुद्दा नहीं चाहिए महिलाओं को। इनको महिलाओं का मुद्दा चाहिए है आफ्ताब और श्रद्धा वाला। ठीक है मिसम भाई, पर यहाँ पर आजम में इनको हिंदू मुसलमान ढूंढना। मिसम भाई, यहाँ पर आजम खान रो रहे हैं और पुलिस, सीओ, एसपी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, और यहाँ पर कौन सी बड़ी बात है? कौन सी बड़ी बात है? बड़े बड़े मुख्यमंत्री विधानसभा में रोए हैं। तो अगर आज आजम खान रो रहे हैं, बूढ़ा व्यक्ति, तो कौन सी बड़ी बात है? भाई आपने उसमें क्या है, मानव है, दर्द होता है, इतने जख्म दे रहे हैं आप इस उम्र में, लगातार तीर पर तीर मार रहे हैं, तो अब रोने के लिए भी मना दी है, अब रोने भी नहीं देंगे, अंग्रेजों से भी बुरा बर्ताव करेंगे। नहीं, अंग्रेजों से भी बुरा बर्ताव करेंगे आप। एक विद्वान उन्होंने अभी मैंने आपको बयान में दिखाया है, एक विद्वान उन्होंने कहा है कि उन्होंने कहा कि ये इस तरह के चुनाव होते हैं तो रोना शुरू कर देते 7-8 दिन पहले।
और हर चुनाव में ऐसे ही करते हैं। नहीं, चुनाव में नहीं रो रहे हैं। अच्छा। आदमी अपनी व्यथा बताते बताते भावुक हो जाता है। अच्छा। किस कदर आपने उनके ऊपर मुकदमे लगाए, अच्छा। उनके परिवार को मानसिक और आपने आर्थिक किस तरह से प्रताड़ना दी। अच्छा। आपने बच्चों और बीवी तक को जेल भेज दिया। अब जिसका परिवार नहीं है गौरव जी, वो इस बात को नहीं समझे। अच्छा। मगर जिसका परिवार है वो ये बात को समझ रहा होगा। लाख कुछ है, पार्टी लाइन पर केसी जैन साहब बैठे हैं, हमारे बड़े भाई हैं, कई बार हम लोग डिबेट पर बैठे हैं, उनका भी परिवार है। अपना दुख कम होता है गौरव भाई, अपने परिवार का दुख आदमी को ज्यादा होता है। जी। लिहाजा आजम खान जी के जो परिवार पर हमले किए गए हैं उसका उन्हें दुख है। और क्या ये भी बताने का अधिकार उनको जनता को नहीं है? बिल्कुल है। क्या वो नहीं बता सकते? कैसी भाई क्यों इस तरह आप लोगों ने किया? अभी मीसम भाई बोल रहे हैं सीधे उन्होंने। देखिए मीसम भाई बहुत अच्छा बचाव कर रहे हैं समाजवादी पार्टी का। इसीलिए समाजवादी पार्टी के अच्छे प्रवक्ताओं में से इनका नाम आता है। अच्छा। लेकिन आप ये देखिए कि अगर अब्दुल्ला आजम दो वो जो है अपने दो जगहों पे वोटर लिस्ट में उनका नाम है, साथ ही साथ क्या है कि दो उन्होंने पासपोर्ट बनवा रखे हैं, अलग अलग डेट ऑफ बर्थ के, अलग अलग एड्रेस के। तो ये फ्रॉड नहीं है क्या? अगर इस तरीके के फ्रॉड के लिए आप देखिए कई सारे अंतरराष्ट्रीय कलाकार भी जेल में गए ऐसे में, और राष्ट्रीय कलाकार भी जो एक्टर है तमाम, उनके खिलाफ भी इस तरीके का जब उन्होंने फ्रॉड किया तो वो लंबी जेलें झेली इस तरीके के केस में। तो अब्दुल्ला आजम कोई अलग है क्या? अब्दुल्ला आजम को और एक चीज जिसकी परिवार की बात करते हैं, अरे फिर वही परिवार वाली बात कि जो है कभी पत्नी सांसद, कभी अपना सांसद, कभी बेटे को टिकट दिलाने की बात होती है, फिर कुछ नहीं होता बेटे को विधायक बना देते हैं। चलिए सारी चीजें ठीक है, लेकिन क्या जो है तो जो नियम कानून आम जनता के लिए है वो क्या विधायक होने की वजह से उनके ऊपर लागू नहीं होते? क्या वो नियम कानून? क्या उनको दो पासपोर्ट अलग अलग डेट ऑफ बर्थ के बनवाने का उनको क्या अधिकार है क्या? इस तरीके का काम तो आतंकवादी लोग करते हैं। अच्छा, आतंकवादी है क्या? 10 पासपोर्ट बनवाते हैं, नाम पता एड्रेस भी छुपाते हैं। अच्छा। तो अगर उनके ऊपर भी कार्रवाई होती है, कहीं अब उनके ऊपर भी कार्रवाई ना हो। और एक चीज है ना कि समाजवादी पार्टी की छवि उभर के क्या आई, इन्होंने आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने की पैरवी की। इन्होंने जब वो बुलडोजर चला पे हो चाहे मुख्तार अंसारी को, उससे सवाल खड़े करते हैं। अभी अपनी पत्रकार महोदय ने बड़ा प्रश्न किया कि ठीक है जिन मुद्दों को आप चैनल पर बैठ के गिरा रहे हैं उसके लिए आप सड़कों पे क्यों नहीं उतरते? लेकिन जब वो बुलडोजर की बात आई तब वो अखिलेश यादव जी ने खूब ट्वीट किया, खूब मैदान में आए, खूब तमाम जगह पे भाषाबाजी की कि नहीं गाड़ी कैसे पलट जाती है और अपराधी को जेल भेजिए। अरे पुलिस गिरफ्तार करने जाती है, जब पुलिस के ऊपर हमला होता है, हमारे पुलिसकर्मी मारे जाते हैं, तब पुलिस जवाबी कार्रवाई में जब कार्रवाई करती है तब इनकाउंटर में अपराधी मारे जाते हैं। और जब तक समाजवादी पार्टी की सरकार रही तब तक इन अपराधियों पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। जनता ने ये सारी चीजें देखी, ये गुंडा राज जनता ने देखा। जनता ने तस्त होकर के भारतीय जनता पार्टी को चुना और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को चुना। इन्होंने जिस चीज को कटघरे में लेके खड़ा किया, श्री योगी आदित्यनाथ जी ने, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने उसी को चैलेंज के रूप में स्वीकार किया। कहा बुलडोजर चलता है और बुलडोजर चलेगा, जो गलत है उसके ऊपर बुलडोजर चलेगा। और जनता ने उस चीज को सराहा, जनता ने उस चीज को सराहा, जनता ने सिर बातें कहा, एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया। और अब ये कह रहे नहीं हमारे पास। ठीक है मीसम भाई जवाब दीजिए। देखिए ऐसा है गौरव भाई, अब मैं क्या कहूं, जबान से जबान को जिताना अच्छी बात नहीं है। अब इन्होंने अब्दुल्ला आजम खान जी पर सवाल उठाए तो मैं पूछना चाहूंगा, आपके भी तो बहुत से मंत्रियों ने फर्जी मार्कशीटें बना के रखी है, क्या उसका कोई हिसाब किताब है? अच्छा, उसके बारे में भी कुछ बता दीजिए कि फर्जी मार्कशीटें जो बना करके रख रखी है आपके नेताओं ने। तो ये तो कहना कि और अगर आपने ये कहा कि उनके 2 पासपोर्ट थे, 2 घर थे, 2 पते थे, तो भैंस चोरी भी की थी आजम खान साहब ने, साइकिल चोरी भी की थी, ये सब भी बता दीजिए कि उन्होंने ये सब भी चोरियां की थी। तो फिर सारी चीजों को प्रूव कर दीजिए, फिर कोर्ट आप बन जाइए और आप ही मुकदमा लिखा दीजिए, आप ही फैसला कर लीजिए और आप ही जो है वो
देश के रक्षक भी बन जाइए और जी। देश के न्यायाधीश भी बन जाइए। जी। तो ये तो आरोप प्रत्यारोप लगाते रहना भारतीय जी। जनता पार्टी का काम है, जी। मगर जब अपनी बात आती है तो ये बहुत तेजी से उसको मुकर जाएंगे ठीक। और या अनसुना करके निकल जाते ठीक, हैं। तो ठीक। जनता भी अच्छी तरह से देख रही है जी। कि अगर किसी के पास कोई मार्कशीट है और तो उसका भी जवाब इनको देना पड़ेगा, जी। और किसी के पास 2 पते हैं जी। तो वो जो आपने करना था वो आप कर ही रहे। ठीक है मिश्रा जी, भाई आपने समर्थन कर दिया और इस तरह से किसी भाई बोले हैं कि अब तो वही सहयोगी दल है तो समर्थन करेंगे, पर जिस तरह से रामपुर खतौली पवन जी बोले हैं कि मैनपुरी भले ही जीत जाए पर रामपुर खतौली आपके लोगों के हाथ से जा रहा है। खतौली तो पहले भी बीजेपी के हाथ पे गया था, विक्रम सैनी विधायक थे वहां से। जी देखिए, पवन जी का अपना जो मूल्यांकन है हम उसका सम्मान करते हैं जी, लेकिन हम चुनाव लड़ रहे हैं दोनों जगह, तीनों जगह जी। और अगर उन्होंने कहा है कि मैनपुरी हम जीत रहे हैं तो अच्छी बात है, और हम वहां प्रयास कर रहे हैं कि रामपुर और खतौली में भी हम चुनाव जीतेंगे। अच्छा, ऐसा हम प्रयास हम जनता के बीच में अपने मुद्दे लेकर के गए हैं। अच्छा। और उनका आधार भी है जी। माननीय मुख्यमंत्री जी खतौली आए थे, खतौली में हम गन्ने की बात करते हैं और उधर से दंगे की बात होती है। अच्छा। मैंने पिछली डिबेट में भी पूछा था कि क्या सरकार ये बताएगी कि पिछले साल विधानसभा चुनाव था तो 26 सितंबर को गन्ना मूल्य घोषित हो गया था, इस वर्ष गन्ना मूल्य घोषित क्यों नहीं किया गया? गन्ने की लागत मूल्य बढ़ी है और उसके गन्ना मूल्य घोषित न करने के साथ साथ उसमें कोई बढ़ोतरी क्यों नहीं की गई? सीतापुर का ट्रामा सेंटर चालू क्यों नहीं किया गया? गड्ढा मुक्त अभियान का क्या हुआ? हम इन सारी चीजों तो आपको लगता है कि मैं आपको एक पत्र भेजता हूं, मैं एक पत्र भेजता हूं कि इनके सांसद रेखा वर्मा जी ने एसडीएम मोहाली के विरुद्ध एक पत्र लिखा है कि उन्होंने धान में भ्रष्टाचार किया है। और वो जो अपने अदालत में सुनवाई करती हैं उनमें भी उनके दलाल लेन देन के बाद में ही सुनवाई शुरू होती है। और ये कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार मुक्त शासन चला रहे हैं। तो कम से कम हमारी बात न माने लेकिन अपने सांसद और विधायक के द्वारा लिखे गए पत्रों का तो संज्ञान लें। अच्छा, पवन जी ने कहा था मेरे भाई, पवन जी ने मूल्यांकन दिया था, मूल्य सहमत है आप? खतौली में क्या मूल्यांकन दिया था? उन्होंने कहा था खतौली रामपुर नहीं जीत रहे हैं आप। दोनों जगह मैं तो गारंटी के साथ कह रहा हूं कि दोनों जगह पवन जी का मूल्यांकन गलत है। अच्छा, हम दोनों मैनपुरी अच्छा लगा आपको मैनपुरी अच्छा लगा, उसको स्वीकार लिया, खतौली रामपुर आपको खराब लग गया जी। एक चीज आप समझ लीजिए जी, मूल्यांकन उनका अपना है, हम उनके मूल्यांकन का सम्मान करते हैं। अच्छा, लेकिन पवन जी के मूल्यांकन को हम अक्षरशः मान ले, ये भी तो मेरी स्वतंत्रता है। अच्छा, कि अगर वो मेरे अनुकूल था और वो मेरे प्रतिकूल था तो क्या मैं वहां की हार स्वीकार कर लूं पवन जी के कहने से? नहीं, हमने आप बताइए, नहीं, हमने निकाह स्वीकार कर लिया जी। मैं चुनाव लड़ रहा हूं, चुनाव चल रहा है, 5 तारीख को मतदान होगा। अच्छा, हमारा प्रयास है, जनता के बीच हम मुद्दे लेकर के गए हैं। जनता हमें समर्थन कर रही है, ऐसा हमें आभास हो रहा है। हम इसका ये मूल्यांकन करते हैं। हमारी पार्टी प्रवक्ता बोल रहे थे, जीतेंगे, तकी भाई बोल रहे थे जो कि हम चुनाव जीतेंगे और पवन जी का अपना मूल्यांकन है तो हम उसका स्वागत करते हैं। चुनाव परिणाम आ जाएगा तो उनके मूल्यांकन का भी मिठाई खिला लीजिएगा, मिठाई खिला लीजिए पवन जी को, पता चल जाएगा, मैं तो उनसे खा लीजिएगा। चल ठीक है। अच्छा बताइए मेरे भाई, ये तकी भाई बोल रहे थे कि आप लोग केवल चुनाव लड़ते रहते हैं, बयानबाजी करते रहते हैं, जनता के मुद्दों को आपको ख्याल ही नहीं है। जनता बदलाव चाहती है भाई। गन्ने का मुद्दा तो आम आदमी पार्टी ने नहीं उठाया। अच्छा, और ट्रामा सेंटर का मुद्दा नहीं उठाया। अच्छा, धान खरीद में भ्रष्टाचार है उसका मुद्दा नहीं उठाया। अच्छा, गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ाया गया उसका मुद्दा आम आदमी पार्टी ने नहीं उठाया। आम आदमी पार्टी जो अपने उनके जहां उनके स्टेट्स हैं उन स्टेट्स के वो मुद्दे उठाते हैं। अच्छा, और तकी भाई समय समय पर यहाँ के भी मुद्दों की बात करते हैं। अच्छा, वो ठीक बात है, लेकिन हम लोग काम नहीं करते हैं, हम मुद्दे नहीं उठाते हैं। ये तकी भाई को कहने का अधिकार नहीं है। अधिकार नहीं भाई, वो भी विपक्ष में है और हम भी विपक्ष में है। क्यों अधिकार नहीं है? क्यों अधिकार तकी भाई, अधिकार नहीं है क्या आपको? देखिए, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ कि आप बताइए, सिर्फ जो रालोद के प्रवक्ता हैं प्रकाश जी ने, उन्होंने कुछ मुद्दे उठाए, बाकी ज्यादातर जो है ज्यादा मुद्दों पर बात नहीं हुई, बयानबाजी पे ज्यादा बात हुई। और जब जनता आपका न्यूज चैनल देखती है तो उसको बड़ी वो होती है, उम्मीद होती है कि आज हमारे मुद्दे इस न्यूज चैनल पे डिस्कस होंगे और कोई हमारी बात करेगा।
उत्तर प्रदेश में बिजली सबसे महंगी, उसकी बात नहीं होती, और लगातार स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, उसमें वो तेज चल रहे हैं, बिल ज्यादा आ रहा है, उसकी बात नहीं उठती। हम लोगों ने कई बार घेराव भी किया बिजली घर का, अपने पद यात्रा भी निकाली, लेकिन उसका कुछ हुआ नहीं, जो उनकी मनमर्जी करते रहे। स्कूलों की फीस लगातार बढ़ रही है, कोरोना के बाद फीस बढ़ी, फिर दोबारा बढ़ रही है 10% के हिसाब से, और उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रही है। गन्ना मूल जो है MSP जो कह रहे थे, और भी जो फसलें हो रही हैं उस पर सही रेट कहाँ मिल रहे हैं किसानों को। आप देखा परसों एक किसान ने खेत में आत्महत्या कर ली, तो लगातार किसानों की हत्याओं के केस बढ़ते जा रहे हैं, और यूरिया किसानों को सही से नहीं मिल रहा है, उसके रेट भी सही नहीं है। तो सरकार जो बातें कर रही है पेपर के ऊपर, अखबारों के ऊपर, वो बातें जनता तक नहीं पहुंच रही हैं, और जनता ही बहुत परेशान है। जनता की आवाज को हर तरह से दबाने की कोशिश की जा रही है, ये प्रकरण किसी भी तरह से। गौरव जी, आप एक बात बताइए, आप जरा भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रवक्ता साथी हैं, पिछली बार भी मैंने कहा था और लगातार आपके साथ चर्चा में हूं, आखिर ये क्यों नहीं बताते गन्ने का मूल्य क्या है? क्या ये क्यों नहीं बताते DAP कहाँ है, यूरिया कहाँ है, धान खरीद में भ्रष्टाचार क्यों है, गड्ढा मुक्त अभियान इन्होंने का क्या हुआ जी? अरे भैया, मैं इसके लिए सड़क पे उतर रहा हूँ, मैं आंदोलन कर रहा हूँ। कब उतर रहे हैं? आप कवरेज कराइए। अरे आप भेजिए, हम तो तैयार हैं, हम तैयार है भाई, हम तो चाहते हैं पेपर सड़क पे उतरे। पवन जी भी बोल रहे थे कि सड़क पे आते नहीं हो, कवरेज क्या करूंगा मैं विजुअल आपको भेजता हूं, आप विजुअल देखिए, और उसके ऊपर गौरव जी मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी आम आदमी पार्टी ने लखनऊ नगर निगम में भ्रष्टाचार जो व्याप्त है उसको मुद्दों को लेके पदयात्रा निकाली थी, और हम पदयात्रा मुश्किल से 3 मिनट निकल पाएंगे, इतनी पुलिस फोर्स लगा दी, लग रहा था जैसे वहां कोई दंगा होने वाला है। तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन हम कर रहे हैं, पैदल निकल रहे हैं, पैदल चलने का अधिकार कोई दफा 144 तो लगी नहीं हुई है, और दफा 144 लगी तो उसका औचित्य क्या है? जब चुनाव हो रहा है पूरे प्रदेश में, चुनाव होते हैं तो 244 का क्या औचित्य है? भाई सभाएं होंगी, चुनाव में रैली होंगी, लोग निकलेंगे। अब ऐसे में आपने ऐसी पुलिस लगा दी इतनी ज्यादा कि एक आम आदमी, जो हम लोग जो है, हम चुनाव में रोज पुलिस को देखते हैं, हम रोज प्रदर्शन करते हैं, वहां मिलिट्री भी लग जाए तो हम पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो हमारा एक नॉर्मल कार्यकर्ता होता है, जो पहली बार आम आदमी पार्टी में आता है, प्रदर्शन में आता है, जब वो महिलाएं जो होती है, जो देखती है इसको, वो भयभीत हो जाती हैं, और आसपास की पब्लिक भयभीत हो जाती है। तो एक भय का वातावरण बना, राजनीति छोड़ दीजिए, क्या के लिए बैठे? अरे हम कहाँ राजनीति, हम तो राजनीति में हैं, हम तो आम आदमी पार्टी कर रही है, लेकिन एक आम आदमी है, जो पहली बार आ रहा राजनीति में, जो आना चाहता है, वो डरता है इसमें आने के लिए। बहुत बढ़िया बात कही आपने भाई, आप दरअसल में संघर्ष कर रहे हैं तो बाकी पेपर्स भी आए ना, क्यों नहीं आ रहा भाई यहाँ पर? हम लगातार यहाँ सड़क की, हम बाकायदा खेत में हैं, खलिहान में हैं, हम गन्ना किसानों के बीच में हैं, हम पूछ रहे हैं लगातार, सरकार जवाब नहीं। हमारी पार्टी अगर संघर्ष कर रही है तो बाकी पेपर्स भी आए, क्यों नहीं आ रहा? पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में 800 कार्यकर्ता सम्मेलन करती है के अंदर, और लगातार पार्टियां हो रही है, लगातार पदयात्रा निकल रही है, प्रश्न पूछते हैं तो जवाब नहीं दे पाते, जा रहे हैं, जनता की बात कर रहे हैं। आप मैं बहुत सारे आपको दे सकता हूँ जो रोज हो रहा है। हमने सेल्फी भी सरकारी स्कूल अभियान चलाया, उसमें सरकारी स्कूल व्यवस्था को दिखाया, कैसे सरकारी स्कूल में व्यवस्था है। मैंने कहा भी था, मैंने कहा था जब बारिश हुई थी, आपको याद होगा, मैंने कहा था बारिश हुई थी, स्कूल बंद है, स्कूल जो है ध्यान पूर्वक खोले जाए, कोई हादसा हो सकता है। और अलीगढ़ के पास एक सरकारी स्कूल के अंदर जब स्कूल खोला गया तो स्कूल की सरिया छत गिर गई, बच्चे का उसमें डेथ हो गई। तो मैंने आगाह किया था, शिक्षा मंत्री को बकायदा टैग किया था उसके अंदर ट्वीट के अंदर कि भाई ऐसा हो सकता है, वहां पानी भर के सांप बिच्छू भी आ सकते हैं, क्योंकि सांप बाहर निकल आएंगे। तो प्रशासन स्कूल खोलने से पहले ध्यान दे दे कि स्कूल सही है नहीं सही है, लेकिन कोई कहा सुनने को तैयार है भाई साहब, तो महिमा मंडन हो रहा खाली। अरे अभी तक विपक्ष कहता था भाई भ्रष्टाचार हो रहा, तो ये नहीं मानते थे, लेकिन कम से कम अपने सांसद के पत्र का संज्ञान लेकर के तो माने कि हाँ भ्रष्टाचार हो रहा है। तो इनके नेता कह रहे हैं भ्रष्टाचार हो रहा है, और भ्रष्टाचार में SDM संलिप्त है, बाकायदा पत्र है, तो ये स्वीकार करेंगे। पहली बात देख रहा हूँ कि इस भाजपा कार्यकाल में सबसे ज्यादा सवाल जो पूछे जा रहे हैं वो सत्ता पक्ष से नहीं, विपक्ष से पूछे जा रहे हैं। हर चीज के लिए विपक्ष जिम्मेदार है। तो अगर विपक्ष इतना जिम्मेदार है और विपक्ष को इतना जिम्मेदार बनाया जा रहा है, अरे भूमिका में नहीं है विपक्ष की, तो निभाई है ना, जिम्मेदारी क्या है? क्या जिम्मेदारी करेंगे? सोशल मीडिया से करेंगे? नहीं, विपक्ष ने अगर जिम्मेदारी दी है तो विपक्ष बनिए। ठीक है, हर मोहल्ले में, हर गली में, हर वार्ड में आम आदमी पार्टी के लोग चल रहे हैं।
ठीक है, यहाँ हमारी पार्टी प्रश्न नहीं है, यहाँ पर संपूर्ण विपक्ष पे प्रश्न है। अगर हमारी पार्टी कर रही है तो बाकी विपक्ष भी आए और जनता के लिए संघर्ष करे। आज सभी मेहमानों इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर चर्चा थी आरोपों की, यहाँ पर चर्चा थी बयानबाजी की और चर्चा थी यहाँ पर न्योते की। आइए और मुख्यमंत्री बनिए, 100 विधायक लेके आइए, मुख्यमंत्री बनिए। चर्चाएं चलती रहेंगी, आलोचना होती रहेगी, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहेगा। पर यहां पर बात यह भी हुई है कि वास्तव में अगर आप जनता का ध्यान दिलाना चाहते हैं, जैसा कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार पवन श्रीवास्तव ने कहा कि अगर स्कूल बंद हुए तो इसके लिए विपक्ष को भी सामने आना होगा। केवल ट्वीट की राजनीति, सोशल मीडिया की राजनीति से अब बात नहीं बनने वाली है। अगर वास्तव में चाहते हैं कि कुछ बदलाव हो, अगर चाहते हैं कि सरकार कुछ अच्छे फैसले ले और अच्छी नीतियों को लेकर जनता के बीच जाए और अच्छी नीति जनता के लिए बनाए, तो उसके लिए विपक्ष की भूमिका भी जरूरी है। केवल वोट प्रतिशत बढ़ने, केवल सीट बढ़ने से ये बात नहीं बढ़ने वाली है। आपको जनता ने विपक्ष की भूमिका दी है और विपक्ष की भूमिका के साथ न्याय विपक्ष को करना होगा, अन्य पार्टियों को करना होगा, तभी एक बेहतर लोकतंत्र की स्थापना हो सकेगी। वरना सत्ता अपनी व्यवस्था के हिसाब से काम चलाती रहेगी, विकास करती रहेगी या जो भी नीतियां हैं जनता के लिए बनाती रहेगी। पर अगर नीतियों से विपक्ष संतुष्ट नहीं है तो यहाँ पर राजनीति होनी चाहिए धरातल की, ना कि ट्वीट की और सोशल मीडिया की। तो आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।